हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। चाहे थर्मल पावर प्लांट होने दो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होने दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट होने दो, विंड पावर प्लांट होने दो, किसी भी पावर प्लांट में जो एनर्जी जो जनरेट होती है, एनर्जी जनरेशन का एक ही प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है कि जो टरबाइन है उसे घुमाओ, मगर टरबाइन को घुमाने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को हम लोग घुमाते स्टीम से, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग टरबाइन को घुमाते विद द हेल्प ऑफ वाटर। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो टरबाइन है उसको अगेन हम लोग घुमाते स्टीम से, राइट। विंड पावर प्लांट में जो टरबाइन है बेसिकली ब्लेड्स होती है, आप टरबाइन एज्यूम कर सकते हो। ब्लेड्स को घुमाने का काम करती है हवा, विंड, एयर। तो अभी हमें बात करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो प्रिंसिपल होता है वो सिंपल सा होता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया जनरेटर, और ये जो जनरेटर है इसके साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है टरबाइन। अभी जो टरबाइन है इस पर आके गिरेगा पानी। तो जब ये टरबाइन पर पानी आके गिरेगा, हाई प्रेशर से पानी आके गिरेगा, ऐसा नहीं कि पानी एकदम स्लो स्लो से आ रहा है। पानी इतना हाई प्रेशर से आता है कि जो पानी है वो आपको उड़ा ले जाएगा अगर आप वो पानी के सामने आ जाते हो तो, राइट। तो जो पानी होता है वो ये टरबाइन के आगे आके गिरता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है। और जब टरबाइन घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है जनरेटर, और ये जनरेटर के साथ लगा हुआ है शाफ्ट। तो बेसिकली होता है क्या, ये शाफ्ट के साथ लगी हुई है टरबाइन, काला कलर का ये टरबाइन है, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये टरबाइन पर बेसिकली होता है कि एच हाइट से पानी आके गिरता है। तो जब ये टरबाइन पर एच हाइट से पानी आके गिरता है तो बेसिकली होता है क्या, ये जो टरबाइन है रोटेट होती है, और जब ये टरबाइन रोटेट होती है तो जो जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इतनी हाइट से पानी गिराने का काम कौन करता है। इतनी हाइट से पानी गिराने का काम करता है आपका डैम। डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी को एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराता है, ऊपर से नीचे गिराता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डैम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, डैम हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डैम है वो क्या कर रहा है, पानी की जो हाइट होती है उसको इंक्रीज़ करता है, और पानी की हाइट इंक्रीज़ करता है। और हम लोग चाहते क्या है कि जो पानी है वो एक सर्टेन हाइट से नीचे गिरे। तो जो डैम है वो पानी की हाइट को इंक्रीज़ करने का काम करता है। और साथ ही साथ होता क्या है, जो डैम है वो जो रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है, पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। किस तरीके से इंक्रीज़ करता है इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डैम होता है वो वाटर हाइट क्रिएट करता है, या फिर बोल सकते हैं वाटर हेड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया डैम, ये जो स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डैम। तो ये जो डैम है इसके थ्रू जो पानी है वो ऊपर से नीचे आके गिरता है, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे आके गिरता है। तो जब ये पानी ऊपर से नीचे आके गिरता है तो ऐसे केस में होता है कि जो जनरेटर है वो रोटेट करता है, जनरेटर का टरबाइन रोटेट करता है। और जब टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर को मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, और जैसी जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी तो जनरेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। वाटर फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पावर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन विच मेक्स टरबाइन रोटेट। रोटेशन ऑफ टरबाइन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है, जो पानी होता है वो एक सर्टेन हाइट से गिरता है, जिसके वजह से होता क्या है, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टरबाइन को घुमाती है, जिसकी वजह से टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपका इतना क्लियर नहीं है तो आप इसको एक बाजू रख सकते हो। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो पानी है वो एक सर्टेन हाइट से गिरता है, जिसके वजह से जो टरबाइन होता है वो घूमता है, क्योंकि जो पानी हो टरबाइन पर आके घूमता है, गिरता है। और जब टरबाइन घूमता है तो ऐसे केस में होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये स्टेटमेंट समझ गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पावर जो जनरेट होता है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पावर होता है वो बराबर में होता है WQH ईट इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ किलोवाट। यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर ये जो W हमें जो दिखाई दे रहा है यह स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पानी की डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ये जो H है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट ऑफ द वाटर फॉलिंग फ्रॉम सर्टन हाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हेड ऑफ द वाटर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो Q हमें जो दिखाई दे रहा है वो है क्या, ये जो Q है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पानी हो किस रेट से नीचे गिर रहा है। और जिस भी रेट से पानी नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, उसको मेजरमेंट हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में, राइट।
तो इन मीटर क्यूब पर सेकंड इट इज़ नोन एज फ्लो रेट ऑफ वाटर। जो क्यू है वो हमें इंडिकेट करता है फ्लो रेट ऑफ वाटर, कितने रेट से जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिरा, और मेजरमेंट हम लोग कैसा लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड से। और यहाँ पर ये जो ईटा हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है कितना पावर जनरेट करेगा। दिस आर दी पैरामीटर ओवर विच पावर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज डिपेंडेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितना पावर जनरेट करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पावर होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट में, हमने डिस्कस किया था कि हमें अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कंडेंसर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया, राइट, सुपर हीटर हो गया। सिमिलरली ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसमें भी हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, हमें अलग अलग एक्विपमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें डैम हो गया, स्टोरेज रिजर्वायर हो गया, स्पिल भी हो गया, फॉर भी हो गया, ट्रैश रैक हो गया, टेल रेस हो गया, टरबाइन हो गया, पेन स्टॉक हो गया, सर्च टैंक हो गया। तो कुछ हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो जो सर्च टैंक हो गया, पेन स्टॉक हो गया, टरबाइन हो गया, फिर उसके बाद ये स्टोरेज रिजर्वायर, डैम, स्पिल वे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए, डैम, स्टोरेज रिजर्वायर और ये सर्च टैंक, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हालांकि बहुत सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले डैम क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिंपल भाषा में बात करेंगे, हमें पानी को ऊपर से नीचे गिराना होता है, एक सर्टन हाइट से हमें नीचे गिराना होता है। तो पानी को सर्टन हाइट से नीचे गिराने का काम कौन करता है, डैम करता है। डैम क्या करता है, जो पानी की जो हाइट होती है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है, राइट। पानी की हाइट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। एज़ पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एक्सटर्नल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस ना हो तो, मगर थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे कि एरियल ड्रैग हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से होता क्या है, थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले बात करेंगे डैम के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो डैम होता है वो क्या करता है, पानी की हाइट क्रिएट करता है और पानी को ऊपर से नीचे गिराने का काम करता है। तो डैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो अगर हम लोग देखें डैम को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डैम प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू वाटर। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको नहीं समझा तो आप ऐसा लिख सकते हो, डैम प्रोवाइड्स सर्टेन हाइट टू अ वाटर बाय गिविंग हाइट टू दी वाटर सरफेस, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, डैम प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू वाटर बाय गिविंग हाइट टू दी वाटर सरफेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वही आप रटो और वही लिख के आओ। स्टेटमेंट लिखने से और रटने से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितना समझे। अगर आप अपने वर्ड में भी अगर एक्सप्लेन कर रहे हो मगर वो एकदम सही है तो भी आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। आपको डैम के बदले क्या, आपको डैम की जगह क्या लिखना है, हमें बेसिकली पानी को गिराना होता है एक सर्टन हाइट से। वो पानी को गिराने का काम कौन करता है, डैम करता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डैम है वो एक सर्टन हाइट प्रोवाइड करता है वाटर सरफेस को, जिसकी वजह से होता है कि जितनी ज़्यादा पानी की हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डैम प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू वाटर बाय गिविंग हाइट टू दी वाटर सरफेस। डैम ऑल्सो इंक्रीजेज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर। जो डैम होता है, रिजर्वायर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है पानी को स्टोर करने की, उसको भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। अभी रिजर्वायर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, छोटा डैम है और यहाँ पर ये बड़ा डैम है। छोटा डैम कम पानी को स्टोर कर सकता है, कम पानी इस होल्ड कर सकता है, और जो बड़ा डैम है वो ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, राइट। आप ऐसा समझ सकते हो, छोटी सी बॉटल में कम पानी आएगा, बड़ी बॉटल में ज़्यादा पानी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लेस ड्यू टू स्मॉल डैम। अगर डैम अगर छोटा होता है ऐसे केस में वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी कम होगी, डैम अगर बड़ा होता है तो ऐसे केस में जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली बात कर लेते हैं स्टोरेज रिजर्वायर के बारे में। ये स्टोरेज रिजर्वायर क्या होता है, स्टोरेज रिजर्वायर स्टोर एक्सेस वाटर ऑफ रेन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो पानी होता है उसे हमें एक सर्टन हाइट से गिराना होता है। पानी को सर्टन हाइट से गिराना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट पानी को स्टोर करना भी होता है। अगर आप पानी को स्टोर ही नहीं कर पाओगे तो ऐसे केस में जो पानी आप उसको सर्टन हाइट से गिरा ही नहीं पाओगे। तो पानी को स्टोर करने का काम कौन करता है, रिजर्वायर करता है, और पानी को सर्टन हाइट से गिराने का काम कौन करता है, डैम करता है। और जो डैम है साथ ही साथ रिजर्वायर में जो पानी जो स्टोर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है जितना ज़्यादा डैम की हाइट होगी। स्टोरेज रिजर्वायर स्टोर एक्सेस वाटर ऑफ रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो स्टोरेज रिजर्वायर होता है पानी को स्टोर करता है रेनी सीजन के टाइम, और सेम पानी को सप्लाई कर देता है अनदर सीजन में, जैसे कि विंटर समर हो गया, एंड सप्लाई सेम वाटर ड्यूरिंग टू दी टर्बाइन
एंड सप्लाई स्टोरेज रिजर्वायर स्टोर एक्सेस वाटर ऑफ रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सेम वाटर सप्लाई सेम वाटर टू द टर्बाइन by which turbine rotates and generator convert mechanical energy into electrical energy. Reservoir supply water in winter or summer season and store in रेनी सीजन. जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रिजर्वायर है वो पानी को स्टोर करने का काम करेगा रेनी सीजन में, मगर समर या फिर विंटर सीजन में क्या करेगा, जो पानी उसको रिलीज़ कर देगा और वो जो पानी वो टरबाइन पर जाके लगेगा, टरबाइन घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो यहाँ पर हमने बात किया स्टोरेज रिजर्वायर के बारे में. सिमिलरली बात कर लेते हैं स्पिलवे के बारे में. भी स्पिलवे क्या होता है, हमने स्टोरेज रिजर्वायर के बारे में भी बात किया, डैम के बारे में बात किया. दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का अपने को. स्टोरेज रिजर्वायर क्या करता है, पानी को स्टोर करता है. डैम क्या करता है, पानी को एक सर्टन हाइट प्रोवाइड करता है, सर्टन हाइट से गिराने का काम करता है, एकदम सिंपल. सिमिलरली स्पिलवे, अभी स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर एक्यूमुलेटेड इन रिजर्वायर ड्यूरिंग रेनी सीजन. If excess water is not discharged from reservoir through spillway, then dam may get collapse. Spillway discharge excess water in river. तो यहाँ पर ये आपको spillway से क्या समझा, जैसे कि हमने डिस्कस किया रेनी सीजन में जो रिजर्वायर है वो क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा. मगर अगर पानी अगर बहुत ज़्यादा अगर रिजर्वायर में आके जमा हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डैम है उस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा. डैम में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हो क्या सकता है, आपका जो डैम है वो कोलैप्स हो सकता है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिजर्वायर में जो एक्सेस वाटर जो स्टोर हो गया है, जो कि डैम पर एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो जो एक्सेस वाटर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं. और वो जो एक्सेस वाटर है उसको डिस्चार्ज करने का काम कौन करेगा, स्पिलवे करेगा. स्पिलवे के हेल्प से जो एक्सेस वाटर जो कि डैम में स्टोर हो गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई मीन रिजर्वायर में स्टोर हो गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर में, लेक में या फिर सी में. सिमिलरली बात कर लेते हैं फॉरबे के बारे में. अब ये फॉरबे क्या होता है, फॉरबे स्टोर वाटर ड्यूरिंग लाइट लोड कंडीशन एंड सप्लाई सेम वाटर ड्यूरिंग हाई लोड कंडीशन. ये फॉरबे क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है लाइट लोड कंडीशन में और सेम पानी को सप्लाई कर देता है हाई लोड कंडीशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाई लोड पीरियड में. मतलब जब लोड रिक्वायरमेंट कम होती है तो ऐसे केस में क्या करेगा, फॉरबे पानी को स्टोर करेगा. अब जब लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में जो पानी है उसको क्या कर देगा, उसको रिलीज़ कर देगा, पानी को डिस्चार्ज कर देगा. तो फॉरबे क्या करता है, लाइट लोड पीरियड में या फिर बोल सकते हैं लाइट लोड कंडीशन, जो लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती तो ऐसे केस में जो फॉरबे वो पानी को स्टोर करेगा. मगर जब लोड की डिमांड ज़्यादा होगी, राइट, जैसे कि समर सीज़न में, ऐसे केसेस में समर सीज़न में स्पेसिफिकली जो लोड की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है. तो जब लोड डिमांड ज़्यादा होगी तो जो फॉरबे पानी को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा. तो हम लोग बोल सकते हैं जो फॉरबे होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है वाटर का. मतलब जो फॉरबे होता है वो पानी को टेम्परेरीली स्टोर करने का काम करता है. तो फॉरबे से हमने क्या समझा, लाइट लोड पीरियड में जो फॉरबे पानी को स्टोर करेगा, और हैवी लोड पीरियड या फिर हम लोग बोल सकते हैं हैवी लोड कंडीशन, या फिर जब लोड डिमांड ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो पानी है उसको क्या कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा, उसको रिलीज़ कर देगा. हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फॉरबे वो टेम्परेरी पानी को स्टोर करने का काम करता है. सिमिलरली बात कर लेते हैं ट्रैश रैक के बारे में. ट्रैश रैक करता है क्या, ट्रैश रैक फिल्टर आउट वाटर बिकॉज डेब्रिस डस्ट एक्सेट्रा इज प्रेजेंट इन वाटर एंड इफ दैट वाटर इज सप्लाइड टू टर्बाइन देन टर्बाइन में गेट डैमेज. स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इनफ है. मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ कि एक नॉर्मल पर्सन जिसका इंग्लिश के ऊपर इतना कमांड ना हो वो भी समझ जाए. तो ट्रैश रैक करता है क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पानी है उसको हम लोग सर्टन हाइट से गिरा रहे होते हैं. अगर पानी में अगर पत्थर कंकर अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में वो जो पत्थर होगा वो टरबाइन पर आके लगेगा, और जब पत्थर टरबाइन पर आके लगेगा तो ऐसे केस में आपकी जो टरबाइन है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है. तो ट्रैश रैक करता है क्या है, जो पत्थर कंकर या फिर डस्ट डर्ट डेब्रिस उसको सेपरेट करने का काम करता है. नाम से ही पता चल रहा है, ट्रैश रैक फिल्टर आउट वाटर बिकॉज डेब्रिस डस्ट डर्ट एक्सेट्रा इज प्रेजेंट इन वाटर एंड इफ दैट वाटर इज सप्लाइड टू द टरबाइन दैन टरबाइन में गेट डैमेज. तो जो ट्रैश रैक है पानी को फिल्टर आउट करने का काम करता है, जो कि हम लोग टरबाइन पर भेजते हैं. बात कर लेते हैं टेल रेस के बारे में. यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेल रेस होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट के केस में जो थोड़ी बहुत जो स्टीम होती है वो टरबाइन पर लगती है, टरबाइन को घुमाती है, फिर वो जो स्टीम होती है वो कहाँ पर चले जाती है, जो स्टीम होती है वो फीड वाटर हीटर में चले जाती है. सिमिलरली पानी ऊपर से नीचे गिरा, पानी ने टरबाइन को घुमाया, फिर उसके बाद पानी कहाँ पर जाएगा, जो पानी वो टेल रेस में चले जाएगा, फिर टेल रेस क्या करेगा, जो पानी उसको रिवर में भेज देगा. तो टेल रेस करता क्या, वाटर आफ्टर हीटिंग टरबाइन इज डिस्चार्ज टू रिवर इज स्ट्रीम वाया टेल रेस. जो वाटर होता है टरबाइन को हीट करने के बाद कहाँ पर चले जाता है, रिवर में चले जाता है, लेक में चले जाता है वाया टेल रेस. हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं. आप अगर ये वाली फिगर में देख पाओ, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है टरबाइन कर्सर की टिप, ये है टरबाइन. यहाँ से कुछ इस तरीके से पानी आएगा,
टरबाइन को घुमाएगा, फिर उसके बाद जो पानी हो कहाँ पर चले जाएगा, टेल रेस में। जो नीचे वाला आपको जो दिखाई दे रहा है पार्ट, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेल रेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बीइंग एन इंजीनियर ये सब समझना आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, आई होप, क्योंकि आपने नेटवर्क M1 M2 M3 M4 सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड वेव थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ऐसे सब सब्जेक्ट आपने पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये सब जो समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिमिलरली बात कर लेते हैं अभी टरबाइन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टरबाइन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टरबाइन होता है वो प्राइम मूवर होता है। अगर आपकी जनरेटर के शाफ्ट के साथ अगर टरबाइन लगानी है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो जनरेशन होने से रह जाएंगी, मतलब आप पावर नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि जो टरबाइन है वही तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जनरेटर को। अगर आप टरबाइन ही निकाल दो तो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। तो जो टरबाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया जनरेटर के साथ जो पंखा जो लगा होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं टरबाइन। तो जो टरबाइन होता है प्राइम मूवर होता है, और ये क्या करता है, एंड इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करता है, जो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या फिर आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, टरबाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरेटर, बिकॉज व्हेन टरबाइन विल रोटेट देन जनरेटर विल गेट इनपुट एज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट विल जनरेट आउटपुट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस मैकेनिकल एनर्जी एक्ट एज एन इनपुट फॉर जनरेटर एंड जनरेटर गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकती है, राइट। तो अलग अलग टाइप की टरबाइन होती है। तो अगर हम लोग टरबाइन के टाइप के बारे में बात करें तो एक्सियल फ्लो टरबाइन हो गई, टेंजेंशियल और पेरीफेरल फ्लो टरबाइन हो गई, फिर उसके बाद इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस पेल्टन प्रोपेलर टरबाइन। तो ये अलग अलग टाइप की टरबाइन होती है। 4 टरबाइन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन, फिर उसके बाद प्रोपेलर टरबाइन, फिर उसके बाद एक और एक टरबाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कापलान टरबाइन। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर वाटर की हाइट, अगर डैम की हाइट, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर का हेड, या फिर वाटर की हाइट। वाटर हेड, वाटर की हाइट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने छोटा डैम कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पर हमने बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया। तो छोटा डैम ज़्यादा पानी स्टोर नहीं करेगा, मगर जो बड़ा डैम है वो ज़्यादा पानी स्टोर करेगा। तो छोटा डैम कम पानी स्टोर कर रहा है, बड़ा डैम ज़्यादा पानी स्टोर कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वाटर का जो हेड है वो कम है, वाटर की हाइट कम है, और यहाँ पर जो वाटर का जो हेड है वो ज़्यादा है, वाटर की जो हाइट है ये वाले केस में वो ज़्यादा है, राइट। तो वाटर हेड या फिर वाटर हाइट का मतलब क्या होता है कि जो पानी वो कितने ऊपर तक के, या फिर पानी की हाइट कितनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर हेड, या फिर बोल सकते हैं वाटर हाइट। तो सबसे पहला मीडियम वाटर हेड भी हो सकता है, स्मॉल वाटर हेड भी हो सकता है, हाई वाटर हेड भी हो सकता है। हाई वाटर हेड में मतलब जो डैम की जो हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मीडियम वाटर हेड में जो डैम की जो हाइट होगी वो मीडियम होगी। सिमिलरली स्मॉल वाटर हेड में क्या होगा, जो डैम की जो हाइट होगी वो स्मॉल होगी। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। तो जो फ्रांसिस टरबाइन होती है वो बेसिकली मीडियम वाटर हेड के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मीडियम हाइट के लिए यूज़ किया जाता है। मीडियम हाइट, और अगर पानी की वेलोसिटी, पानी का जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी अगर मीडियम हो, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पानी की फ्लो की वेलोसिटी अगर मीडियम हो, और अगर आपके डैम की हाइट भी अगर मीडियम हो, तो ऐसे केस में आप कौन सी टरबाइन यूज़ करोगे, फ्रांसिस टरबाइन यूज़ करोगे। और जो फ्रांसिस टरबाइन है आप उसको हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो और वर्टिकली भी लगा सकते हो, राइट। फ्रांसिस टरबाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो, वर्टिकली भी लगा सकते हो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आप लगा सकते हो। और जो एफिशिएंसी होती है फ्रांसिस टरबाइन की वो 92% होती है, और जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है, राइट। फिर उसके बाद दूसरी जो टरबाइन होती है, तो फ्रांसिस टरबाइन में आपको क्या याद रखना है, मीडियम हेड प्लांट होना चाहिए, और दूसरा जो पानी के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो भी कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी 92%, स्पीड भी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो टरबाइन होती है वो होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन में होता क्या, अगर आपके डैम की हाइट बहुत ज़्यादा है और पानी के फ्लो की वेलोसिटी कम है, तो ऐसे केस में आप यूज़ करोगे पेल्टन व्हील टरबाइन। तो हाइट ज़्यादा और पानी की वेलोसिटी कम, तो ऐसे केस में पेल्टन व्हील टरबाइन। तो पेल्टन व्हील टरबाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर हमने पेल्टन व्हील टरबाइन के स्ट्रक्चर को एज्यूम किया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर किया, ये है सर्कल, और ये सर्कल है क्या, ये है टरबाइन की पेरीफेरी, और ये टरबाइन की पेरीफेरी के अक्रॉस कुछ इस तरीके से बकेट लगी होती है, प्याले जैसा कुछ लगा होता है, और वो जो प्याला होता है वो इलिप्टिकल शेप में होता है। कौन से शेप में होता है, इलिप्टिकल शेप में। आई होप आपको पता होगा इलिप्टिकल शेप। तो जो प्याला या फिर आप बोल सकते हो जो बकेट होती है वो कौन से शेप में होती है, इलिप्टिकल शेप में होती है, राइट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पेल्टन व्हील टरबाइन कंसिस्ट ऑफ बकेट। पेल्टन व्हील टरबाइन में आपको बेसिकली मिलेंगी बकेट, जो कि इलेप्टिकल शेप में होगी, और वो जो बकेट होगी वो टरबाइन के पेरीफेरी पर लगी होगी। अब ये टरबाइन की पेरीफेरी क्या है, ये टरबाइन की पेरीफेरी क्या है, ये जो बकेट है वो जिसके भी साथ कनेक्टेड है, ये जो बकेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ये सर्कमफेरेंस के साथ कनेक्टेड है, ये टरबाइन के सर्कमफेरेंस के साथ कनेक्टेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया सूटेबल फॉर वाटर हेड लेस देन 200 मीटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर वाटर की हाइट अगर 200 मीटर से अगर कम है, जो कि बहुत 200 मीटर तक के, तो ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हो पेल्टन व्हील टरबाइन। तो पेल्टन व्हील टरबाइन से हमने क्या सीखा, वाटर की हाइट या फिर बोल सकते हैं डैम की हाइट अगर ज़्यादा है अप टू 200 मीटर, मतलब 200 मीटर तक के, 200 मीटर से कम तक के अगर वाटर की हाइट है या फिर बोल सकते हैं डैम की हाइट है और पानी के फ्लो की वेलोसिटी कम है, तो वहाँ पर आ जाएगा पेल्टन व्हील टरबाइन, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो टरबाइन है इसको चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पता चला आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया और जो पानी की जो वेलोसिटी आपने उसको बहुत ज़्यादा रखा, पानी की वेलोसिटी आपने उसको बहुत ज़्यादा रखा और वहाँ पर आपने क्या लगा दिया, फ्रांसिस टरबाइन, तो ऐसे केस में आपकी जो टरबाइन है वो डैमेज हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सी टरबाइन हम लोग पावर प्लांट के लिए सिलेक्ट करें। यहाँ तो हमने सिर्फ ऊपर से देखा, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकली अगर देखो तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कंसिडरेशंस होते हैं जो कि हमें यूज़ करना होता है टरबाइन सिलेक्ट करने के टाइम। सिमिलरली बात कर लेते हैं प्रोपेलर टरबाइन के बारे में। प्रोपेलर टरबाइन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपने प्रोपेलर सुना होगा अपनी लाइफ में कभी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टॉय हेलीकॉप्टर देखो तो उसमें क्या होता है, आपको प्रोपेलर मिलेगा। आरसी कंट्रोल प्लेन अगर आपने देखा होगा तो उसमें बेसिकली आपको क्या मिलता है, आगे की तरफ आपको प्रोपेलर मिलता है। आरसी रेडियो कंट्रोल प्लेन अगर आपने देखा होगा, या फिर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको प्रोपेलर के बारे में पता होगा। तो जो आगे का जो पंखा होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोपेलर, और वो जो प्रोपेलर होता है वो बहुत हाई स्पीड से घूमता है, तब जाके आपका जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ कर पाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रोपेलर टरबाइन की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये प्रोपेलर टरबाइन को याद रखने की ट्रिक, प्रोपेलर आपको किस में लगता है, आपको मिलता है आरसी प्लेन में, और वो जो आरसी प्लेन का जो प्रोपेलर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, हाई स्पीड होता है। सिमिलरली जो प्रोपेलर टरबाइन है उसकी भी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। प्रोपेलर टरबाइन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या कि जो पानी की जो फॉल की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, पानी का जो फ्लो रेट होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली लाइट वाटर हेड, प्रोपेलर टरबाइन के केस में जो वाटर हेड है वो कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कम होना चाहिए। मतलब जो डैम की जो हाइट है वो लो होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डैम की हाइट कोई केस में हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लो हो सकती है। तो हम लोग प्रोपेलर टरबाइन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर डैम की हाइट अगर कम हो, डैम की हाइट अगर लो हो, या फिर डैम की हाइट अगर लेस हो और पानी के फ्लो की वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर यूज़ होगी प्रोपेलर टरबाइन। वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेलर टरबाइन होती है उसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये रीज़न की वजह से पानी के फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली एक लास्ट टरबाइन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कैप्लान टरबाइन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्च टैंक के बारे में। तो कैप्लान टरबाइन को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर पानी की हाइट अगर कम हो। सिमिलरली पानी की हाइट अगर कम हो और अगर पानी के फ्लो की वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैप्लान टरबाइन। एफिशिएंसी कितनी होती है, 90%, और ये हाई स्पीड होती है इन कंपैरिजन विद दी फ्रांसिस टरबाइन। तो प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लान टरबाइन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से। सिमिलरली कैप्लान को फ्रांसिस से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो कैप्लान है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद दी फ्रांसिस, राइट। यहाँ पर आप ऐसा याद रख सकते हो, कैप्लान और प्रोपेलर दोनों की जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो कैप्लान और प्रोपेलर की स्पीड आपको ज़्यादा मिलने वाली है, राइट, इस स्पीड ज़्यादा मिलने वाली है। और फ्रांसिस की जो स्पीड होगी वो आपको कैसे मिलेंगी, फ्रांसिस की जो स्पीड होगी वो आपको कम मिलेंगी। तो कैप्लान प्रोपेलर इनकी स्पीड ज़्यादा, फ्रांसिस की जो स्पीड होगी वो कम होगी। स्पीड ज़्यादा इसका मतलब पानी के फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी कैप्लान में और प्रोपेलर में। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं सर्च टैंक के बारे में और पेनस्टॉक के बारे में। तो सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं सर्च टैंक के बारे में और पेनस्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्च टैंक और जो पेनस्टॉक है दोनों को हम लोग ये एक ही पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रिजर्वायर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से, ये है पेनस्टॉक। ये हमने कंसिडर किया ये है पेनस्टॉक। ये जो पाइप जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पेनस्टॉक। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया टरबाइन, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया जनरेटर। यहाँ पर ये जो हमें जो ब्लैक जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनटेक वाल्व। ये जो इनटेक वाल्व है इसको हम लोग ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनटेक वाल्व है इसको हम लोग कब ओपन करते हैं और कब क्लोज़ करते हैं, जब लोड की रिक्वायरमेंट कम होती है। जब लोड की रिक्वायरमेंट कम होती है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनटेक वाल्व है इसको हम लोग कर देते हैं
क्लोज, और जब लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो इंटेक वाल्व है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये इंटेक वाल्व को क्लोज़ करने से और ओपन करने से क्या होता है, तो जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को क्लोज़ करते हैं, जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को क्लोज़ कर देते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो पानी का जो फ्लो हो रहा होता है पेन स्टॉक के थ्रू वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और वो जो पानी वो टरबाइन तक के नहीं पहुंच पाता, और जब पानी टरबाइन तक के नहीं पहुंच पाता तो जो टरबाइन है वो घूम नहीं पाती है, और जब टरबाइन घूम नहीं पाती है तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं बन पाती है, और जब मैकेनिकल एनर्जी नहीं बनती है तो ऐसे केस में जो जनरेटर है वो भी आउटपुट जनरेट नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और जब लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटेक वाल्व है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं ओपन। तो जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को ओपन करते थे तो ऐसे केस में होता है कि जो पानी वो पेन स्टॉक के थ्रू फ्लो होने लगता है, जो पानी वो जनरेटर पर जाता है, जनरेटर के टरबाइन पर जाता है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, फिर वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो इंटेक वाल्व है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं ओपन और क्लोज। मान लेते हैं जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, सडनली कम हो गई। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो इंटेक वाल्व है इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को क्लोज कर देंगे तो जो पेन स्टॉक है इसके थ्रू पानी आ रहा होगा वो एक्सेस प्रेशर बिल्डअप करेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जब ये इंटेक वाल्व को हमने ओपन रखा था तो जो पानी वो सीधा सीधा जा रहा था, ये टरबाइन से हीट कर रहा था, टरबाइन घूम रही थी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रही थी एंड सो ऑन। मगर यहाँ पर हमने जो इंटेक वाल्व है इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को बंद कर देंगे तो पेन स्टॉक में जो हाई प्रेशर जो वाटर है वो क्या करेगा, हाई प्रेशर एक्सिट करने लगेगा, और वो हाई प्रेशर एक्सिट करने की वजह से होगा क्या, जो पेन स्टॉक है वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो जो पेन स्टॉक है इसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर सर्च टैंक। तो जब हम लोग ये इंटेक वाल्व को बंद करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग ये इंटेक वाल्व को बंद करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो पानी है थोड़ा बहुत जो पानी है पेन स्टॉक को कहाँ पर चले जाता है, सर्च टैंक में चले जाता है, और जो सर्च टैंक का जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। और जब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो सर्च टैंक का जो पानी उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन इंटेक वाल्व इज ओपन देन वाटर जेट हीट टी टरबाइन एंड टरबाइन विल रोटेट। जब इंटेक वाल्व ओपन होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वाटर जेट होगी वो टरबाइन को हीट करेगी, और जो टरबाइन है वो क्या होने लगेगा, जो टरबाइन है वो रोटेट होने लगेगा। जब टरबाइन रोटेट होगा तो क्या जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन इंटेक वाल्व इज क्लोज देन वाटर जेट कैन नॉट हीट दी टरबाइन। जब इंटेक वाल्व क्लोज होगा तो ऐसे केस में जो वाटर जेट है वो टरबाइन को हीट नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो टरबाइन है वो घूम नहीं पाएगा, जो वाटर जेट है वो टरबाइन को हीट नहीं कर पाएंगे, और जो पेन स्टॉक है उसमें एक्सेस प्रेशर बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन सच केसेस वाटर हैविंग एक्सेस प्रेशर कैन कोलैप्स पेन स्टॉक ड्यू टू वाटर हैमिंग फिनोमिना। ऐसे केसेस में होगा कि आपने वाल्व जो इसको बंद कर दिया तो जो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर वाला जो वाटर था जो कि टरबाइन को घुमा रहा था, अभी जो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर वाला जो वाटर होगा टरबाइन तक के नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा पेन स्टॉक में, और आपका जो पेन स्टॉक है वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टू प्रोटेक्ट पेन स्टॉक सर्च टैंक इज़ प्रोवाइडेड। पेन स्टॉक को प्रोवाइड करने के लिए हमने लगा के रखा है सर्च टैंक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंटेक वाल्व इज क्लोज ड्यूरिंग लाइट लोड कंडीशन, सर्च टैंक इज रिक्वायर्ड व्हेन रिजर्वायर रिमेन टू फार फ्रॉम प्लांट। तो यहाँ से हमने मोटे मोटे तौर पर ये देखा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने ये सीखा, जब हम लोग इंटेक वाल्व को बंद कर देते सडनली तो ऐसे केस में होता क्या है, जो एक्सेस प्रेशर होता है वो पेन स्टॉक में बिल्डअप होने लगता है, वाटर का जो एक्सेस प्रेशर होता है पेन स्टॉक में बिल्डअप होने लगता है, जिसके वजह से हो क्या सकता है, जो पेन स्टॉक है वो हो सकता है कोलैप्स। तो पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्च टैंक। तो पेन स्टॉक पर जो एक्सेस प्रेशर वाला जो पानी होता है वो कहाँ पर चले जाता है, वो चले जाता है सर्च टैंक में, जिसकी वजह से होता है कि जो पेन स्टॉक है उस पर एक्सेस प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता, और जो पेन स्टॉक है वो कोलैप्स होने से बच जाता है। और ये जो सर्च टैंक होता है इसको हम लोग इन सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्च टैंक होता है उसको हम लोग लगाते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ पेन स्टॉक। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सर्च टैंक है उसको हम लोग तभी लगाते हैं जब प्लांट हमारा, सर्च टैंक को हम लोग तभी लगाते हैं जब हमारा रिजर्वायर पावर प्लांट से दूर हो। अगर रिजर्वायर अगर पावर प्लांट से दूर होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं सर्च टैंक। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सर्च टैंक का मतलब क्या होता है। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास होता है इंटेक वाल्व, जब हाई लोड कंडीशन होती है, हैवी लोड कंडीशन, तो इंटेक वाल्व हमारा ओपन रहता है। तो ऐसे केस में हाई प्रेशर वाला जो वाटर होता है टरबाइन को घुमाता है, हाई प्रेशर वाला जो पानी होता है पेन स्टॉक के थ्रू जाता है, टरबाइन को घुमाता है। सिमिलरली पेन स्टॉक ऐसा पाइप जैसा होता है, जो पेन स्टॉक होता है बेसिकली पाइप जैसा होता है, राइट।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हाई लोड डिमांड होती है, हैवी लोड डिमांड होती है। तो ऐसे केस में जो पानी होता है रिजर्वायर का पेन स्टॉक से जाता है, और जो पेन स्टॉक का जो पानी हो टरबाइन से लगता है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में देता है। मगर जब लोड की डिमांड कम हो जाती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग इनटेक वाल्व को अगर बंद कर दें तो ऐसे केस में हाई प्रेशर वाला जो पानी होगा वो पेन स्टॉक में ही रह जाएगा, जो कि पेन स्टॉक में एक्सेस प्रेशर बिल्डअप करेगा, जिसकी वजह से जो पेन स्टॉक है वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो जो पेन स्टॉक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्च टैंक। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेन स्टॉक भी क्या होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पेन स्टॉक के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक इट इज़ अ क्लोज पाथ बाय विच वाटर ट्रैवल। ये एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू वाटर ट्रैवल करता है, वाटर फ्लो करता है। पेन स्टॉक शुड बी कैपेबल टू विथ स्टैंड एक्सेस प्रेशर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेरिएशन इन लोड, दैट इज़ लाइट लोड एंड हैवी लोड कंडीशन। जो पेन स्टॉक होता है वो सफिशिएंट इनफ होना चाहिए हाई प्रेशर को विथ स्टैंड करने के, विद हाई प्रेशर ऑफ वाटर को विथ स्टैंड करने के लिए, राइट। जब भी आप पेन स्टॉक बिल्डअप करोगे तो आप ये मेक श्योर करोगे कि जो आपका जो पेन स्टॉक है वो एक्सेस पानी का जो प्रेशर है उसको टॉलरेट कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पेन स्टॉक शुड बी कैपेबल टू विथ स्टैंड एक्सेस प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का जो एक्सेस प्रेशर होगा उसको टॉलरेट करना चाहिए आपका पेन स्टॉक जब हम लोग लोड को वेरी करें, मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया लाइट लोड, हैवी लोड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने पेन स्टॉक के बारे में भी बात कर लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसमें हम लोग कोई फ्यूल बर्न नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है, कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सके। मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये एक एडवांटेज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। मगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा अच्छी तरीके से ड्यूरिंग रेनी सीजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर रिजर्वायर में अगर बारिश अगर बराबर नहीं होती है तो ऐसे कि इसमें जो रिजर्वायर है इसमें बराबर से पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा। पानी एक्यूमुलेट नहीं होने की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा बराबर से। तो बारिश का बराबर से होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऐसे बहुत से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, मगर अभी एट द इंस्टेंट जो मेरे माइंड में वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर पावर प्लांट के बारे में।